अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। तो चले दोस्तों, आज का एपिसोड है 6 मज़मून। सबसे पहले हम जानेंगे कि मज़मून किसे कहते हैं। तो मज़मून किसी ख़ास और मुतय्यन मौजू पर अपने ख़यालात और जज्बात का तहरीरी इज़हार को मज़मून कहते हैं। या फिर आपके जो किताब में या निसाब में शामिल है वो ये है कि किसी ये कदीम नसरी सिन्फ़ है जिसमें किसी मख़सूस उन्वान पर सैर हासिल बहस होती है। ये तवील और छोटा भी होता है वक्त और हालात के एतबार से, यानी किसी मुतय्यन विशेष और पर्टिकुलर मौजू टॉपिक पर, किसी विषय पर आपका ख़याल का इजहार करना, अपने विचार को प्रकट करना, अपने इमोशंस और जज्बात का इजहार करना, ये क्या है? मौजू है। और ये शुरू से अंत तक एक ही जैसा होना चाहिए और मज़मून का ध्यान में रखना, जो आपका टॉपिक है उसको अपने जहन में रखना बहुत ज़रूरी होता है। ये एक कदीम नसरी सिन्फ़ है। नसर कहते हैं गैर मुनज़्ज़म चीज़ है। जैसा हम बोल रहे हैं ये नज़म है, ये नसर है, या फिर हम लिख रहे हैं वो नसर है। जो भी हम मुनज़्ज़म है जिसमें काफ़िए रदीफ़ वगैरह मुसज्जा मुक़फ़्फ़ा इबारत वगैरह नहीं होती है, मुनज़्ज़म नहीं होते हैं, नज़म वगैरह नहीं होती है, उसको हम नसर कहते हैं। और ये कहते हैं कि इसका आगाज़ फोर्ट विलियम कॉलेज से हुआ। इसके साथ आपको किस आगाज़ फोर्ट विलियम कॉलेज से। कहते हैं कि मज़मून निगारों के कुछ नाम हमें याद रखने हैं। उनमें से सर सईद अहमद ख़ान जो कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के फाउंडर हैं, उसके बाद महसिन अल मलिक, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, मुसद्दस हाली, ये अल्ताफ़ हुसैन हाली जो मुसद्दस उनकी किताब है शायरी की, ख्वाजा हसन निज़ामी वगैरह, अर्ज़िकाउल्लाह वगैरह आपको याद रखना है। तो हमने जाना आज के मज़मून में, मज़मून कहते हैं किसी ख़ास और मुतय्यन मौजू पर अपने ख़यालात और जज्बात का तहरीरी इजहार मज़मून कहलाता है। कैसा होता है? छोटा और बड़ा होता है, मेयार के मुताबिक लिखा जाता है। ये कदीम नसरी सिन्फ़ है। उसके बाद इसकी इब्तिदाई आगाज़ फोर्ट विलियम कॉलेज से हुआ। मज़मून निगारों के नाम सर सईद अहमद ख़ान, मोहसिन अल मलिक, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, हाली, ख्वाजा हसन निज़ामी, ज़काउल्लाह वगैरह के नाम आपको याद रखना है। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक है आलमी हिद्दत, जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। हमारे वर्ल्ड यानी पृथ्वी का, हमारे जो पृथ्वी है, कुर्रे अर्ज़ है, तो अर्थ है, इसकी जो हरारत, दर्जे हरारत, या फिर आप उसको टेम्परेचर जो बढ़ रहा है धीरे धीरे, इसको कहते हैं वार्मिंग। और ये पूरी दुनिया में बढ़ रहा है, इसीलिए इसको ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जाना जाता है। यानी पिछले 30-40 वर्षों से हमारी ज़मीन का दर्जे हरारत रफ्ता रफ्ता बढ़ रहा है। इस दर्जे हरारत में जो औसत इजाफ़ा हो रहा है, इसको हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि सोलर सिस्टम यानी ब्रह्मांड में टोटल 8 प्लानेट है। कितने हैं? 8 प्लानेट हैं। ठीक है, 8 प्लानेट हैं। उनमें से कुछ प्लानेट है जो बहुत ही ठंडा है, बहुत ही गर्म है, या फिर उसमें कुछ हवा नहीं है, या किसी में पानी नहीं है। जुपिटर से लेकर के जुपिटर, वेनस, ठीक है, आपका नेपच्यून वगैरह जितने भी है, वो रहने योग्य नहीं है। उसमें इंसान, जानवर या कोई चीज़ उसमें रह नहीं सकते। लेकिन अर्थ या पृथ्वी ऐसा प्लानेट है जिसमें सबों के रहने के योग्य हैं। इसमें पेड़ पौधे भी हैं, इसमें पानी भी है, इसमें गैसेस भी हैं, इसमें हर तरह की गैसें हैं। इसमें इसके दर्जा हरारत भी मुअतदिल या फिर उसके बराबर रहती, जो सबके रहने के, जीवन जीने का योग्य होता है। यही वजह है कि पृथ्वी तमाम चीज़ों के लिए क्या है? मुनासिब है। तमाम जानदारों के लिए, ये तमाम चीज़ों के लिए रहने के लिए मुनासिब है। अगर यही मुनासिब अगर ज़्यादा गर्म हो जाए या ज़्यादा ठंडा हो जाए तो फिर ये तमाम जानदारों के लिए क्या हो जाएगा? ख़तरनाक हो जाएगा। तमाम जानदारों के लिए ख़तरा का सबब बन जाएगा। तो इसीलिए जो दर्जा हरारत, जो टेम्परेचर पृथ्वी में बढ़ रहा है, तो ये क्या है? ग्लोबल वार्मिंग है, और ये ख़तरा और बहुत संगीन मामला है।
ठीक है, इसमें ज़्यादा आपके क्वेश्चन आंसर ही में ज़्यादा इसके ऊपर बहस की गई है। चलिए हम इसका क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो मारूजी सवाल या मुख्तसर तरीन सवालात जो हम कहते हैं या कह सकते हैं मुख्तसर तरीन सवालात, यही क्या है हमारा ऑब्जेक्टिव है। इसमें कुछ आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिया गया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है, ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है। तो इसमें अलिफ मुनासिब है, बा खुशगवार है, या फिर संगीन है, जीम मुतदिल है। तो क्या है ग्लोबल वार्मिंग, जीम आपका आंसर हो जाएगा, जीम यानी संगीन है। उसके बाद 2 नंबर पे क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कितना इजाफा हुआ, इसकी बढ़ोतरी कितना हुआ है। तो ये किसमें कितना है, 31%। आपका ऑप्शन बी हो जाएगा 31%, 31%। 3 नंबर है ज़मीन का दर्जा हरारत पिछले 100 वर्षों में कितना बढ़ गया है, पिछले 100 वर्षों में कितना बढ़ गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 0.75 डिग्री सेल्सियस, 0.75 डिग्री सेल्सियस इसका इजाफा हुआ है या बढ़ गया है। उसके बाद 4 नंबर है बाल विज्ञान कांग्रेस 2008 भारत के किस शहर में मुनाकिद हुआ था, भारत के किस शहर में मुनाकिद हुआ। तो आपका ऑप्शन जीम हो जाएगा दीमापुर में, ठीक है। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन है आपका, क्योटो में ग्लोबल वार्मिंग पर कॉन्फ्रेंस कब हुई थी, क्योटो में ग्लोबल वार्मिंग पर कॉन्फ्रेंस कब हुई थी। तो ये 2007, आपका ऑप्शन ए अलिफ हो जाएगा 2007। उसके बाद आइए दोस्तों हम जानते हैं सवालात, मुख्तसर सवालात यानी उससे थोड़ा सा ज़्यादा। एक नंबर है ज़मीन सभी जानदारों के लिए मुनासिब है या गैर मुनासिब। तो क्या है, मुनासिब है। हमने 8 प्लानट के बारे में जाना, उनमें अर्थ ही हमारी ज़मीन जो है यही एक रहने योग्य है, रहने के लायक है सभी जानदारों के लिए। तो ज़मीन सभी जानदारों के लिए क्या है, मुनासिब है। 2 नंबर ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है, ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है, हमने बताया क्या है, बहुत ही क्रिटिकल और संगीन मसला है, ठीक है। उसके बाद 3 नंबर ग्लोबल वार्मिंग क्या है, हमने आपको बताया। इसमें सवाल आपका कुछ भी हो, ग्लोबल वार्मिंग से आप क्या समझते हैं, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ग्लोबल वार्मिंग किसे कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग की तारीफ़ कीजिए, तो सब के सब यही होगा, सब जवाब क्या होगा, पिछले 30-40 सालों से हमारी ज़मीन का दर्जा हरारत रफ्ता रफ्ता धीरे धीरे बढ़ रहा है। इस दर्जा हरारत में जो औसत इजाफा हो रहा है इसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, ठीक है। इसमें आप कुछ भी इसमें लेकर कह सकते हैं, उसमें कुछ भी ऐड कर सकते हैं, आपके हिसाब से कोई भी सवाल इसमें आ सकता है, क्या समझते हैं, क्या है इसकी तारीफ क्या है वगैरह, ठीक है। उसके बाद है हमारा 4 नंबर सवाल, ग्रीन हाउस गैसों में कौन कौन सी गैस है, ग्रीन हाउस गैसों में कौन कौन सी गैस हैं। तो 4 नंबर, तो ग्रीन हाउस गैस में आबखरा, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, मीथेन CH4 और नाइट्रस ऑक्साइड NO2 और ओजोन वगैरह इसमें गैसें हैं, ठीक है। आबखरा, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, मीथेन CH4, नाइट्रस ऑक्साइड NO2 और ओजोन वगैरह गैस इसमें मौजूद है। तो हम इसमें एक बात इसमें आई कि ग्रीन हाउस किसे कहते हैं, ठीक है। ग्रीन हाउस, तो ग्रीन हाउस कहते हैं, आप देखे होंगे सब्जी वगैरह के खेतों में कि कोई प्लास्टिक वगैरह लगे, क्योंकि कमरा नुमा एक घर बनाया हुआ होता है, कमरा बनाया हुआ होता है, ऊपर से पारदर्शी प्लास्टिक या ऐसी कोई चीज़ छत दिया हुआ होता है और नीचे कुछ पौधे उगाए जाते हैं। आप उसको नर्सरी वगैरह में भी देख सकते हैं, ख़ास करके टमाटर वगैरह में, जिसमें टेम्परेचर कुछ अधिक ज़्यादा लगती है, उसमें कुछ गर्मी ज़्यादा उसमें ज़रूरत होती है, कुछ गर्मी की उमस की ज़रूरत होती है, तो वो उसके अंदर उगाए जाते हैं इसी को। और उसमें जो सूरज की किरणें हैं, उसकी जो लाइट्स है, उस आकर के डायरेक्ट उसमें उस घर में या फिर हाउस में गिरती है और गिरने के बाद उसमें डायरेक्ट पहुंच जाती है, किसमें,
उन पौधों पे आती है, और फिर वो उसका जो बॉडी है, उस जगह की जो बॉडी है वो गर्म होकर के उसको रिफ्लेक्ट करता है। जो रिफ्लेक्ट करता है तो फिर वो कमरा या फिर वो जो घर होता है वो ऊपर उसको जाने नहीं देता है, जिसकी वजह से वो गर्मी, वहाँ के जो टेम्परेचर वो बढ़ जाती है, उमस बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वहाँ रहने वाले जो पौधे हैं या उगने वाले जिसमें कुछ गर्मी या फिर टेम्परेचर की उसमें ज़्यादा ज़रूरत होती है, वो ऑब्जर्व कर लेता है, उसको वापस जाने नहीं, आ तो जाता है लेकिन उसको वापस जाने नहीं देता। एक बात और भी यहाँ याद रखें, थोड़ा सा एग्जांपल, कि आप जैसे पक्का के मकान में रहते हैं, शुरू में आपका जब सूरज किरणें गिरती है तो उतना गर्म आपका जो मकान होता है वो उतना नहीं होता है, लेकिन फिर रात को जब सूरज नहीं होता है तो टेम्परेचर ऊपर बढ़ता है, जिसके से उमस या गुम, आप उसको हम उसको गुमसा जिसको कहते हैं हमारे ज़बान में, वो बढ़ने लगता है, इसमें टेम्परेचर बढ़ जाती है। तो ये एक तरह से फ़ायदा भी इसकी है। और कब नुकसानदेह होता है, जब इसका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। कब बढ़ता है, पृथ्वी के ऊपर लगभग 5 लेयर से परत है उसमें, जो वायुमंडल में, जिसमें हवा वगैरह होती है, तो जब सूरज की किरणें हमारे पृथ्वी पर या फिर अर्थ पर पड़ती है तो डायरेक्ट अर्थ से टकराती है, और अर्थ से टकराने के बाद ऊपर जाता है, जो वायुमंडल में घुल मिल जाता है। तो कुछ गैसें होता है कि वो ऊपर चला जाता है और कुछ रह जाता है उसमें, उसको कब्ज कर, उसमें ट्रैप हो जाता है और आगे नहीं बढ़ता है। तो वहाँ पर उसका जो इफ़ेक्ट है ग्रीन हाउस का या फिर उसकी जो गैसें हैं, तो वो उसमें दर्जा हरारत या टेम्परेचर बढ़ जाती है। लेकिन अगर वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा बढ़ गया, या फिर उसमें कह लीजिए कि जब अगर हमारा जो वायुमंडल है वो प्रदूषित है, पोल्यूटेड है, पोल्यूशन ज़्यादा है, तो जिसकी वजह से जो रिफ्लेक्शन है इसके गर्मी के ऊपर पूरा ऊपर तक जा नहीं पाता है, जिसकी वजह से ये हमारे पृथ्वी के गर्म होने का कारण बन जाता है। तो ये क्या ग्रीन हाउस हो सकता है, ग्रीन हाउस है। इसके एक फ़ायदा भी है तो नुकसान भी है, जब ज़्यादा बढ़ जाए तो फिर उसमें दिक्कत है। बहरहाल, तो ये रहे ग्रीन हाउस में कौन कौन सी गैस है और ग्रीन हाउस के छोटे से तारीफ। अब इसको ज्योग्राफी वगैरह में अच्छे से उसको पढ़ेंगे। उसके बाद 6 नंबर पे ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए तलबा को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब ने कौन सा जादुई मंत्र दिया था। जादुई मंत्र में सिंपल साहब का जवाब है शजरकारी करने का, यानी पेड़ पौधे लगाने का उन्होंने मशवरा दिया था। यानी 10 से 17 साल के 20 लाख बच्चे को, 10 से 17 साल के स्टूडेंट्स को, 20 लाख स्टूडेंट को 5-5 पौधे पेड़ लगाने को कहा, जिससे हम दर्जा हरारत या टेम्परेचर से, आलमी हिद्दत से हम बच सकते हैं। ये है। तविल सवालात में ग्लोबल वार्मिंग से आप क्या समझते हैं, तो ये आपने बताया कर दीजिएगा। उसके बाद ग्लोबल वार्मिंग के क्या असबाब है, ग्लोबल वार्मिंग के क्या असबाब है, इसके सबब क्या, क्यों, मतलब ग्लोबल वार्मिंग क्यों होता है, इसकी टेम्परेचर क्यों बढ़ जाती है। तो क्या है, ग्लोबल वार्मिंग ग्रीन हाउस की गैसों के असरात, बेशुमार कल कारखानों का खुलना, तेज़ी के साथ जंगलों का कटना, मोटर गाड़ियों की तादाद में इजाफा होना, बेजा या फिर बहुत बेतहाशा इसका इस्तेमाल भी क्या है, ग्लोबल वार्मिंग का सबब है। इसमें गर्मी टेम्परेचर बढ़ने का सबब हो जाता है। उसके बाद है कि इसमें 3 नंबर ग्लोबल वार्मिंग के तशवीशनाक असरात क्या होंगे, इसका प्रभाव क्या पड़ेगा हम पर, जब अगर ज़्यादा बढ़ जाए तो क्या हो जाएगा। तो ज़मीन के ज़्यादा दर्जा हरारत बढ़ने से पौधों का ख़त्म हो जाना, पेड़ पौधे ख़त्म हो जाएंगे, जिससे हमारा ऑक्सीजन जो हम ले रहे हैं वो हमको नहीं मिलेगा। जहाँ ख़तरनाक बीमारियों में इजाफा, बड़े बड़े डेंजरस क्रिटिकल डिजीज़ वगैरह उत्पन्न हो जाएंगे, महामारी का एपिडेमिक अगर आ जाएगा, जिसकी वजह से हमारे जान को ख़तरा है। तूफ़ान वगैरह, यानी जब गर्मी बढ़ जाएगी तो फिर ग्लेशियर्स और जो बर्फ़ है वो पिघल करके पानी का इजाफा हो जाएगा, पानी बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से सैलाब और तूफ़ान वगैरह आ जाएगा। सैलाब आएगा, हद का पड़ जाएगा, बारिशें नहीं होगी, बढ़ जाएगा, ज़मीन सूखी पड़ जाएगी और हालात जैसे हम शिकार हो सकते हैं। उसके बाद है हमारा 4 नंबर, ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं, क्या क्या हम कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा, ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए तो हमें क्या करना होगा, ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए जो तरक्की याफ्ता या फिर बड़े बड़े मुल्क
को, जो मुल्क हैं उनको ग्रीन गैस हाउस के मिक़दार को कम करना होगा। उसके बाद जंगलों को कटने से रोकना होगा, पौधों और दरख्तों को ज़्यादा से ज़्यादा लगाना होगा, और शजरकारी या फिर प्लांटिंग का जो अभियान मूवमेंट है हमें वो चलाना होगा। ठीक है। उसके बाद सबसे ज़्यादा मेथन गैस किस चीज़ से में होता है या बढ़ता है? तो मेथन गैस धान के खेतों और जानवर के गोबर से ज़्यादा निकलती है। मेथन गैस धान के खेतों और जानवर के गोबर से ज़्यादा निकलती है। उसमें एक सवाल है भी, ये भी हो सकता है कि अमेरिकी के कौन से सदर हैं जिन्होंने ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए तहरीक चलाई थी? तो नाम क्या है उसका? अमेरिकी सदर का नाम क्या है? अल गोरे। अल गोरे ने घूम घूम करके लोगों को जागरूक इस सिलसिले में किया था। उसके बाद बाल विज्ञान कांग्रेस कब से कब तक क्या हुआ था? मुनाकिद हुआ था। ठीक है। तो बाल विज्ञान कांग्रेस ये 27 दिसंबर से 31 दिसंबर 2008 तक, 31 दिसंबर 2008 तक, यानी 5 दिनों तक ये कॉन्फ्रेंस या मीटिंग चलती रही, कांग्रेस चलती रही। ये कहाँ हुआ था कॉन्फ्रेंस? तो नागालैंड के शहर दीमापुर में, नागालैंड के शहर दीमापुर में। इस मेहमान खुसूसी कौन थे? तो हमारे राष्ट्रपति डॉक्टर साइंसदान या मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मेहमान खुसूसी या फिर स्पेशल गेस्ट जिसको कहते हैं, जो गेस्ट थे हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। उसके बाद इसके टॉपिक क्या थे? जो कॉन्फ्रेंस 5 दिन तक हुई या कांग्रेस जो हुई 5 दिनों तक, इसका टॉपिक का नाम क्या था? इसका टॉपिक का नाम था पॉल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग। पॉल्यूशन, प्रदूषण, आलूदगी और ग्लोबल वार्मिंग, आलमी हिद्दत। उसके बाद इसने हिंदुस्तान के कितने सूबों ने हिस्सा लिया था? इसने 32 सूबों ने, यानी राज्य स्टेट ने 32 राष्ट्र ने इस मीटिंग में, कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया था। और इसमें तलबा और तालिबात की स्टूडेंट की तादाद कितनी थी? 556। स्टूडेंट की तादाद कितनी थी? 556। और उस्ताद लोगों के, टीचर्स के 165। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ, इसमें एक सवाल है इस सबक में कि जिन अल्फाज में साबिक़े और लाहिक़े हैं इसको चुन करके लिखिए। तो साबिक़े और लाहिक़े किसको कहते हैं? तो साबिक़ा का मतलब होता है आगे और लाहिक़ का मतलब पीछे। इसकी तारीफ़ किसी लफ्ज़ का, किसी बामाना लफ्ज़ के शुरू में आकर के उस लफ्ज़ का माना अगर बदल दे तो क्या कहेंगे? साबिक़ा। किसी भी लफ्ज़ के शुरू में कोई दूसरा लफ्ज़ जोड़ दिया जाए उसे साबिक़ा कहते हैं। जैसे कार का मतलब क्या होता है? काम। कार का मतलब काम। उसके आगे कौन सा शब्द लगा दिया? बे। तो बेकार, यानी किसी काम का नहीं। बे का मतलब नहीं और कार का मतलब काम। दोनों बामाना है, दोनों मीनिंगफुल है, दोनों अर्थपूर्ण अर्थ है, दोनों का अर्थ है, मतलब है, माना है, तो हो जाएगा बेकार। उसी तरह पढ़ का मतलब पढ़ना, अनपढ़ का मतलब जाहिल, अनबन, अनजान, जान, अनजान। उसके बाद मोल का अनमोल वगैरह। उसके बाद एक दूसरा लफ्ज़ है लाहिक़ा। किसी लफ्ज़ के आखिर में किसी दूसरे लफ्ज़ का आ जा कर के या आ कर के उसका माना में अगर तब्दीली कर दे, उसको चेंजिंग कर दे, तो उसको कहेंगे हम लाहिक़। साबिक़ा शुरू में आ गया तो साबिक़ा, और बाद में आ गया आकर के जुड़ कर के माना बदल दिया तो लाहिक़ा हो जाएगा। मिसाल के तौर पर क्या हमारा मैंने बताया था अक़ल, है ना? अक़ल। तो अक़ल ये शब्द पहले से है, उसके बीच बाद में आ गया मंद। अक़ल मंद, दौलत मंद, है ना? एहसान मंद, दानिश मंद वगैरह। ठीक है, मैं समझता हूँ आज का टॉपिक यहीं से ख़त्म करते हैं। हमने समझ भी चुका है। अगर इससे ज़्यादा समझना है तो आपको साइंस टीचर वगैरह से रब्ता करना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।